गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। जैसे कि आप जानते हो कि जेनेटिक्स जो होते हैं काफी टफ जो है सब्जेक्ट माना जाता है, मगर इसको इजी बनाने के लिए काफी जो होता है काफी तरीके अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका जो है हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इतनी भी वीडियो हमने बनाई है जेनेटिक्स की वो देख लीजिए एक बार, और उसके बाद जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी बड़ी सारी जेनेटिक्स को कुछ पेजेस में ला देंगे और वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए पहले मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो होता है जान लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ताकि आपके जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसके अंदर आप एक करेक्टर को चूज करते हो, वन करेक्टर। और वो वन करेक्टर होता है जिसकी हाइट आपने ले ली है या फिर कलर जो है वो आपने ले लिया, और उसके लिए आप चूज करते हो प्लांट्स को। जैसे कि आपने एक प्लांट लिया जो कि क्या था, टाल था। एक प्लांट लिया जो कि क्या था, ड्वार्फ था। और उस टाल प्लांट्स के अंदर उसके एक टालनेस को शो करने के लिए दो एलील प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आप क्या लिखते हो, डबल टी। मतलब एक टी एक एलील को और दूसरा टी दूसरे एलील को शो कर रहा है। और जब आप दोनों बड़े टी लिखते हो, मतलब कैपिटल टी लिखते हो, तो आप बता रहे हो कि ये क्या है, होमोलोगस कंडीशन प्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप क्या कर लेते हो, इसी तरीके से स्मॉल टी लेते हो, और इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस करा देते हो तो ये क्रॉस हमारा कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस में आपने एक करेक्टर को क्या करता है, फोकस कराता। मगर जब आप दो करेक्टर चूज करते हो, जैसे कि आपने हाइट भी कर लिया और साथ में कलर भी कर लिया, तो हाइट के लिए आपने लिया कि क्या है, टाल है, तो उसमें डबल टी ले लिया। कलर है तो कलर कैसा उसका, ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए आपने जी ले लिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि ड्वार्फ है और येलो है, तो ड्वार्फ के लिए आपने स्मॉल कैपिटल में स्मॉल टी लिए, और येलो के लिए स्मॉल जेजो ले लिए। और अब आप इस क्रॉस को करते हो तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपने दो करेक्टर्स को क्या करा, फोकस करा है। याद रखना कि करेक्टर जो है वो आप कितने ले रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जो न्यू इसको स्टडी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर। तो आपको कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे डबल टी क्यों है, यहाँ पे जो होता है चार क्यों लिखे गए हैं, या फिर दो क्यों लिखे गए हैं, एक क्यों नहीं लिखा है। तो उसका आप बता सकते हो कि भाई हमारी बॉडी में जो होता है वो दो एलील एक करेक्टर को जो होता है शो करते हैं। अल्टरनेट भी हो सकते हैं, वे होमोलोगस भी हो सकते हैं, जिसके बेस पर आप होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बताते हैं। तो चलिए अब इनको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम देखते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या करना, आपको प्लांट लेना था, एक टाल लिया, एक आपने क्या लिया, ड्वार्फ लिया। इसके लिए आप लिखते हो डबल टी और इसके लिए स्मॉल डबल टी। अब ये क्या है, पेरेंट, तो आपको यहाँ पे बताना कि ये क्या लिया हमने, पेरेंट्स लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, गेमेट बन जाते हैं। अगर आप इसको समझना चाहे तो समझ भी सकते हो। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये आपकी क्या है, सेल है, और इस सेल के अंदर मियोसिस जो है वो हो रही है। जैसे कि जब गेमिट बनते हैं तो मियोसिस होती है, तो मियोसिस के दौरान आप ये जानिए कि ये एनाफेज पे जो है प्रेजेंट है, सॉरी मेटास्टेज पे जो है प्रेजेंट है। ये टी को और ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल टी को और ये स्मॉल टी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप इनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, या आप सिंगल एक को समझना तो आप सिंगल को ही ले लीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटास्टेज के अंदर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से लाइन अप हो जाते हैं, और फिर एनाफेज में वे एक दूसरे से हटकर अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। तो जैसे ये एक टी था और ये एक टी था, अब ये क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और फिर आगे और अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियस क्या होगा, बट जाएगा इनका,
और बंटने के बाद न्यूक्लियस जो बनाएगा एक सेल को, उसके अंदर क्या आएगा, एक ही क्रोमोसोम आएगा जिसके पास एक ही टी होगा और इसके पास भी क्या होगा, एक ही टी। पहले यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, एक ही सेल में 2 टी थे। तो इस तरीके से सेल जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद जो होती है वो 2 सेल बना देती है। और ये टी जो होते हैं इस तरीके से, मतलब ये जो एलील रिप्रेजेंट कर रही है, ये एलील जो होती है इस तरीके से मूव कर जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो होता है हम इसका क्रॉस इसके साथ करा देते हैं, इसका क्रॉस जो होता है वो इसके साथ करा देते हैं, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे और फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। तो जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो मोस्टली टाइम जो होता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो हमने यहाँ पे 4 क्यों बना लिए, कई बार बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो 4 हमने इसलिए बना लिए क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि भाई कौन सा रिजल्ट जो आएगा। तो मेंडल्सन ने प्रोबेबिलिटी लॉ को जो होता है यूज करते हुए चारों रिजल्ट्स को देखा ही कौन सा रिजल्ट जो है बन सकता है। कई कंडीशन ऐसी होती है जिनमें कि चारों रिजल्ट क्या जाते हैं, एक जैसे भी आ जाते हैं, और कई कंडीशन आपकी ऐसी भी जिसमें जो है रिजल्ट अलग अलग भी आते हैं। जैसे कि ये अब कहलाएगा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास आया कि सारे रिजल्ट क्या है, एक जैसे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसमें ये क्या है, टॉलनेस को शो कर रहा है, और टॉलनेस क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, रिसेसिव के ऊपर। तो ये क्या बनाएगा, टाल बनाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, टाल बनेगा। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, टाल। और इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, टाल। मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक टाल के लिए और एक ड्राफ्ट के लिए। तो ये हाइब्रिड कंडीशन है, और ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो अब अगर आप इस क्रॉस को आगे करते हो और F2 जनरेशन निकालते हो तो आपको इसी में से कोई भी 2 जो है लेने पड़ेंगे और उनको जो होता है आपस में क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसमें से 2 जो होता है हम चूज कर लेते हैं, जैसे कि एक ये हो गया और एक यहाँ पे। अब इनके बीच में अगर गैमेट बनेंगे तो गैमेट क्या होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें होगा, जब इसकी क्रॉस इसके साथ होगी तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, और जब इसकी क्रॉस इसके साथ होगी तो सेम रहेगा। अब इसकी क्रॉस जब इसके साथ होगी तो क्या आएगा, सेम। और इसकी क्रॉस इसके साथ होगी तो क्या आएगा। अगर अब हम देखते हैं तब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है ड्वार्फ। तो इस तरीके से F2 जनरेशन जो होती है वो हमें यहाँ पे क्या होती है, मिल जाती है। तो F2 जनरेशन में जो होता है हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो क्या होती है कि जब आप फिजिकली बता रहे हो किसी चीज को देखकर कि वो टाल है, वो टाल है, वो टाल है, वो ड्वार्फ है, तो वो उसका फिजिकल करेक्टर आपने बताया है। और यहाँ पे टाल कितने मिले, 3 मिले हैं, और ड्वार्फ कितने मिले, 1 बने हैं। तो ये बन जाती है हमारी फिनोटाइपिक रेशो। और ये फिनोटाइपिक रेशो 3:1। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो जो बनती है हमारी वो है 3:1। अब मोनो हाइब्रिड में ही जब F2 में जीनोटाइपिक रेशो आप देखते हो तो जीनोटाइपिक क्या होती है, जीनोटाइपिक आपको जीन देख के बताना है कि वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। तो ये क्या है, होमोजाइगस है, तो हम इसको लिखते हैं प्योर टाल। तो प्योर टाल कितने हमारे पास, 1 है। अब ये क्या हाइब्रिड है दोनों, तो हाइब्रिड जो बनेंगे मगर टाल है तो ये कितने है, 2 है। और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है, तो कितना, 1। तो हमारे पास रेशो बनती है 1:1। तो इस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशो बनती है F2 में वो क्या होती है, 1:1 होती है। तो ये रेशो आपको याद रखने, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जस्टिफाई द 3:1 या 1:1, या ये रेशो कब बनती है और किस केस में बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं 12th स्टैंडर्ड में काफी बार आ जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई F1 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कोई रेशो बनती है, तो आप बताएंगे वहां पे सभी जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उसमें कोई भी रेशो वहां पे नहीं बनती। अब चलिए देख लेते हैं हम डाइब्रिड क्रॉस को। डाइब्रिड क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, 2 कैरेक्टर लेने, एक टाल और एक ग्रीन है। और स्टाल और ग्रीन में आप लिखेंगे TT और G। और यहाँ पे आपने लिया था ड्वार्फ और येलो। अब इसका जब आप क्रॉस करते हो तो क्रॉस करने पर जो आपको मिलेगा वो होगा गैमेट बनेंगे।
इसी तरीके से जब गैमेट बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और इसमें भी इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए मेंडल्स ने जो था वो अपने लॉ भी बताए थे, तो लॉ को भी जो आता है आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो मेंडल ने बताया था, मेंडल्स ने ये बताया था कि जब कंडीशन आप देख रहे हो ये वाली, तो इसमें आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दोनों क्या है, टॉलनेस के लिए है। तो पेड़ प्लांट आपका कैसा बनेगा, प्लांट आपका टाल ही बनेगा। अगर आप इस कंडीशन को देखते हो तो दोनों क्या है, ड्वार्फनेस के लिए, तो प्लांट आपका कैसा बनेगा, ड्वार्फ ही बनेगा। मगर जब आप इस कंडीशन को देखते हो तो इस कंडीशन के अंदर आपका एक क्या टाल और एक क्या ड्वार्फ, तो प्लांट जो बना वो कैसा बना, टाल बना। तो इस कंडीशन में टाल वाले ने ड्वार्फ वाले को एक्सप्रेस होने से रोक दिया। तो जब एक एलील दूसरे एलील को सुप्रेस कर देते हैं उसके करेक्टर में, तो जो सुप्रेस करने वाली होगी वो डोमिनेंट होगी और दूसरी क्या होगी, रिसेसिव होगी। तो इसको उसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंसी। जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे और एक करेक्टर जब दूसरे करेक्टर को दबा देगा पूरी तरीके से, तो दबाने वाला जो होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और जो दब जाएगा वो क्या होगा, वो होगा रिसेसिव। तो इस चीज को उसने क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया, और ये लॉ कहलाया लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसके बाद मेंडल्स का जो था दूसरा लॉ भी आया, और दूसरा लॉ जो होता है मेंडल्स का वो था लॉ ऑफ सेपरेशन। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। पेपर में अलग अलग नाम से आ जाता है, तो आपको याद रखना लॉ ऑफ सेपरेशन, सेग्रीगेशन और प्योरिटी जो होता है वो एक ही का है। और अब इस लॉ में इसने क्या कहा था उसे समझ लेते हैं। तो इस लॉ में इसने कहा कि भाई देखो आपके पास कंडीशन बनेगी दो, एक तो ये कंडीशन है नॉर्मल वाली, एक इसके बाद जाएगी F2 में, ठीक है। तो पहले इस कंडीशन में देखते हैं इस कंडीशन में उसने कौन सा लॉ बनाया। तो इस कंडीशन में उसने देखा कि भाई जब गैमेट बन रही है तो एक गैमेट दूसरे से अलग होके जा रहा है। जैसे कि आप सेल्स में देख ले, ये T का था, ये भी T का था, ये G का था, ये G का था। अब ये अगर इनको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो T जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा एक T और G, और एक T और G कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और न्यूक्लियस उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद सेल भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और दो सेल बनेगी, एक में TG होगा और एक में क्या होगा, TG होगा। इस तरीके से दो सेल बन सकती है, और दो सेल जो थी वो बनी, और बनने के बाद जो होता है उसमें आगे प्रोसेस हुआ, जो कि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक था, जैसे तूने सोचा था वैसे ही हो रहा था। और जब तो ये क्या है इसके, ये पेरेंट्स आपको याद रखना, ये गेमिट्स बने हैं। अब हम बना रहे हैं वन जनरेशन, तो T T G G, अब ये बन जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये T T G G, इसके बाद ये भी सेम बनेगा। कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, TG लिख देते हैं, तो ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक है। मगर अगर आप F2 जनरेशन को निकालने जा रहे हो तो ये प्रोसेस आपके लिए क्या होगा, सही रहेगा, और इस प्रोसेस से आपके गैमेट्स जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मेनली जो होता है वो आप इसी तरीके से लिखिए कि जो आपका करेक्टर है उसी के साथ जो होता है करेक्टर वाला, जो दूसरे करेक्टर वाला जो है अल्टरनेट फॉर्म जो है उसकी आपको लिखनी है। तो जैसे कि आपके बन जाते हैं, बनने के बाद अपन जनरेशन है, ये क्या बनेगा, टाल बनेगा, ये ग्रीन बनेगा, टाल ग्रीन सभी क्या बन गए, टाल ग्रीन। अब F2 जनरेशन जो है वो हमें यहाँ पे करनी है। तो F2 जनरेशन में देखिए, F2 जनरेशन को करते वक्त हम इनमें से दो ले लेते हैं कोई भी। अब यहाँ पे मेंडल्स को एक बात का जो था पता चला, जो कि उसने सोचा नहीं था, तो वो ये था कि जब इसने गैमेट बनाने चाहे तो अब गैमेट कैसे बनेंगे, ये कंडीशन और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है, इस कंडीशन में क्या है ये होमोलोगस है, और इस कंडीशन में ये क्या है हेट्रोलोगस है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आने के बाद जब इसने प्रैक्टिकल इसको करा तो रिजल्ट जो था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया।
मगर जब उसने उसको जेनेटिकली जांचा तो उसे पता चला कि ये जो गैमेट बन रही है वो किस तरीके से बन रही है कि ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ मूव कर रहा है और ये इसके साथ मूव कर रहा है और ये इसके साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसमें 4 तरह के जो है वो गैमेटों से बनने की प्रोबेबिलिटी पता चली कि भाई 4 तरह के गैमेट्स जो है बन सकते हैं, इसलिए जो रिजल्ट है वो इतना वेरिएंट आ रहा है। तो इस चीज को और इस चीज को जानकर उसने एक ला जो था वो दिया, पहले इस बात पे एक ला दिया और इसके ऊपर एक ला दिया। इसके ऊपर जो ला दिया वो कहला है लॉ ऑफ प्योरिटी, जिसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन भी कहते हो। और इसमें वो बात क्या थी कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे आप देख सकते हैं ये क्या होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर, वे जब भी पास पास आएंगे। और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग है, होमोलोगस है ही नहीं, हेटेरोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब भी पास आएंगे तो वे क्या करेंगे, अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाएंगे। कम टुगेदर दे ऑलवेज बी सेपरेटेड। वे क्या हो जाएंगे, हमेशा सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें हो गए, ये भी होमोलोगस थे इसलिए ये भी क्या हो गए, अलग अलग सेल में सेपरेट हो गए, इसलिए यहाँ पे 2 तरह के क्या बने, गैमेट बने। मगर इसको कहा उसने लॉ ऑफ प्योरिटी, मगर जब इसको देखा तो इसको उसने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें कहा कि हेटेरोलोगस क्रोमोसोम जब हो गए, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम जब हो गए तो दे मूव इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। जैसे ये है, अब ये इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, और ये जो है वो इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। इसलिए वहां पे क्या बने, 4 प्रोबेबिलिटी बनी गैमेट्स के अंदर। और इसी तरीके से इसमें भी जो होगी वो 4 प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, गैमेट्स के अंदर बनेगी। तो इसे आगे करने के लिए आप एक टेबल जो है वो बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास था ये, तो इसे 4 गैमेट बने थे, तो हम टेबल बना लेते एक, जिसे पुनीत स्क्वायर भी कहा जाता है। सो TG 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 और TG। इसी तरीके से TG 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 और TG। अब देखिए आपको क्या करना होता है, इसको इसके साथ क्रॉस कराना होता है और इस तरीके से लिखना है, इसको इसके साथ क्रॉस कराना है, साथ वाले को साथ ही लिखना है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद जो होता है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि दोनों किसको शो कर रहे हैं, टाल को शो कर रहे हैं, तो टाल बनेगा ये, और ये क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। इसी तरीके से इसको आप अगर देखते हो तो ये क्या बनेगा, ये टाल बनेगा। और ये एक क्या है, डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, तो ये क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, टाल और ग्रीन बनेगा। ये भी क्या बनेगा, टाल ग्रीन बनेगा। ये भी जो होगा टाल ग्रीन, ये भी टाल ग्रीन, ये भी टाल ग्रीन, ये भी टाल ग्रीन और ये भी टाल ग्रीन। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, ये टाल ग्रीन बनेगी सभी। और तो इनकी संख्या होनी चाहिए 9। आपको याद रखना, आपको रेशो जो है वो क्रिएट करने ही है 9 3 3 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या बन गया आपके, ये बन गए टाल ग्रीन। उसके बाद जब आप देखते हो तो ये एक अलग हमेशा बनता है, जो एक होता है जो कि ड्वार्फ और येलो होता है, ड्वार्फ और येलो। उसके बाद ये 3 जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो एक जैसे बनते हैं,
या फिर गड़बड़। तो याद रखना, अगर कोई गलती भी होगी तो आप उसको इजीली क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि तीन हमेशा क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये बनता है ड्वार्फ और ग्रीन। इसी तरीके से ये तीनों क्या बनते हैं, हमेशा एक जैसे बनते हैं, और ये बनते हैं हमारे टाल और येलो। और इस तरीके से आपके ये बन जाते हैं, इस तरीके से आपका बन जाता है ये फिनोटाइपिक रेशो। और अगर आप इसमें जीनोटाइपिक रेशो देखना चाहते हो तो वो भी इसमें बन सकती है, मगर वो बहुत कम जो है पूछी जाती है। तो आप उसको याद कर सकते हो इस तरीके से 1:1, 2:4:2, 1:1। ये इसमें जो बनती है वो होती है जीनोटाइपिक रेशो, और ये जो बनती है इसमें क्या होती है, फिनोटाइपिक रेशो। तो इस तरीके से मेंडल ने जो था जब अपना वर्क किया तो उसके अंदर पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करी, फिर डाइब्रिड क्रॉसिंग करी, और जब उसने मोनोहाइब्रिड और डाइब्रिड क्रॉसिंग करी तो उसने डाइब्रिड क्रॉस में देखा कि भाई अलग अलग कंडीशंस आ रही है। तो उन कंडीशंस को देखकर उसने अपने लॉ बनाए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहलाया, फिर जो होता है वो लॉ ऑफ प्योरिटी कहलाया, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाया। तो आप इस वीडियो में आपने ये जान लिया कि मेंडल्स के लॉ क्या थे और किस तरीके से हम इस क्रॉस को करते हैं। अब आपका काम है कि इस क्रॉस को कर करके इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी हम क्रॉस करने वाले हैं वो सारे के सारे इसी चीजों पे क्या है, मैकेनिज्म उनका बेस्ड है। आप देखेंगे कि हम सारी चीजों में बस इसी तरीके से सेल ले रहे हैं, उनके गेमेट्स बना रहे हैं, उनको क्रॉस करा रहे हैं, और इस तरीके से उनका रिजल्ट जो है वो निकाल रहे हैं। तो यही चीज आपकी क्या करेगी, आपकी जेनेटिक्स को संभाल कर देगी। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जो हम तरीका बताएंगे उसमें आपकी जो जेनेटिक्स है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल संभाल हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।